नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इजराइल में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बताती हैं कि नेतन्याहू का सम्मान अपने देश में श्वान के समान भी नहीं रह गया है। श्वान के समान भी सम्मान नेतन्याहू का अपने देश में नहीं रह गया है, और अगर देसी भाषा में कहें कुत्ते के बराबर इज्जत नहीं रह गई है। उनके खिलाफ खुलकर लोग आ गए हैं और एक बड़ा अखबार, लीडिंग अखबार, एक जाना माना अखबार जिसको इजराइल का सबसे अहम अखबार कहा जाता है, उस अखबार ने नेतन्याहू के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। और हालत ये है कि उस अखबार का जो मालिक है, उसका प्रकाशक है, उससे नेतन्याहू सरकार ने रिश्ता तोड़ लिया है। नेतन्याहू की सरकार ने साफ साफ कहा है कि इस अखबार को अब सरकार से कोई विज्ञापन या कोई सहयोग नहीं मिलेगा। और ये जो अखबार है, ये अखबार हिब्रू भाषा का अखबार है, यानी जो यहूदियों की जो मूल मुख्य भाषा है, इजराइल की मुख्य भाषा है, उसका अखबार है। क्या हुआ है और कौन कौन सी बातें कही हैं इस बहादुर संपादक कहें या प्रकाशक ने, मालिक ने, इसको आज डिस्कस करेंगे। और इसके ज़रिए हम बहुत सारी नई बातें जानेंगे और कम से कम एक संदेश भी है दुनिया के लिए, जिसको इस वीडियो में आगे चल के मैं बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी हाजिर होता हूं। इजराइल आफ्टर October 7th अलाइड और अलोन, यानी 7 अक्टूबर के बाद इजराइल के सब साथ में हैं या वो अकेला पड़ गया है। ये एक सम्मेलन हुआ लंदन में, उसका शीर्षक था। इस सम्मेलन में धमाका किया इजराइल के एक अखबार के प्रकाशक ने। अखबार का नाम है हारेत्ज, और हारेत्ज के संपादक का नाम है एमो शॉकेन। और उन्होंने जो बातें कही हैं, वो बातें गौर करने वाली हैं, दुनिया के लिए समझने वाली हैं। और ये बात बार बार याद दिलाने वाली हैं कि सरकार देश नहीं होती है, समाज देश होता है, उसके अंदर रहने वाले नागरिक देश होते हैं। और इजराइल के जो नागरिक हैं, उनको इस आदमी ने आवाज़ दी है। फिलिस्तीनी जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, जिनको फ़िलिस्तीन की सरकार और पश्चिमी दुनिया आतंकवादी कहती है, उसको इस आदमी ने स्वतंत्रता सेनानी कहकर संबोधित किया। इसने कहा कि ये वो लोग हैं जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, यहूदी, हिब्रू भाषा का अखबार, इजराइल का अखबार, और उसका प्रकाशक लंदन में एक सम्मेलन में ये बात कहता है। ये कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत अधिक साहस चाहिए। भारत में भी कई लोग इस तरह से सरकार की गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और आप जानते हैं कि सालों साल जेलों में सड़ा दिए जाते हैं बहुत सारे लोग। शर्जील इमाम का नाम हमारे सामने आता है, और अनेक नाम हमारे सामने हैं जिनको हमने देखा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ, कश्मीर के मसले में भी आपने देखा, लोग सड़ रहे हैं जेलों में। और ये जानते हुए कि जब भी आप सरकार के किसी मसले पे खिलाफ होगे, और अभी तो युद्ध घोषित कर रखा है इजराइल ने, तो कितनी बड़ी मुसीबत होती है। ऐसे में इस आदमी ने, सोचिए कि जो फिलिस्तीनी लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनको स्वतंत्रता सेनानी कहा है। और उसने बाकायदा कहा कि इजराइल जो है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने चाहिए। और ये अपने आप में एक दूसरा नकबा करने की कोशिश की जा रही है फिलिस्तीन के अंदर, और ख़ास तौर पे जो गाज़ा पट्टी में हम लोग रहे हैं। अब नकबा क्या है? जब तक आप नकबा नहीं समझेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। डिटेल में जाने के बजाय सिर्फ इतना बता दूं कि इजराइल जब यहाँ पर बनाया गया, तो बहुत सारे फ़िलिस्तीनियों को, उनको ज़बरदस्ती सेनाओं ने अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वेस्ट बैंक में अभी भी उन फिलिस्तीनियों के घर हैं जिनको विस्थापित कर दिया गया, और वहाँ पर बहुत सारे इजरायली रहते हैं। और वो लोग हर साल
ताले हाथ में लेके, चाबियां हाथ में लेके प्रदर्शन करते हैं कि भाई ये जो चाबी है, ताला हमारे घर पे है, लेकिन हमारे घर पे किसी और का कब्जा है। ये सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक विस्थापन था जिसको नकबा नाम दिया गया। 1948 में ऐसा हुआ था और जो आधिकारिक संख्या है वो भी कहती है 50 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को गोलियों से भूनकर मार दिया गया था जब उनको उनका घर खाली करने से वो रोक रहे थे। तो ये सबसे दर्दनाक घटना है इज़राइल के इतिहास की। और इस सम्मेलन में इस आदमी ने, जो कि शॉकेन, जो कि उसका मालिक है हारेड्स का, उसने कहा कि ये दूसरा नकबा करने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू मेरे देश में। और इस पूरे मामले पर उसने और भी बहुत सारी बातें कहीं। उसने कहा कि इस पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगना चाहिए, उन देशों को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए जो देश इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, बाकायदा सीमाओं से हथियार जो लोग भेज रहे हैं उनके हथियारों की, उनकी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। ये वो लोग कह रहे हैं जो खुद इजराइल के लोग हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो इजराइल के रहने वाले हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो यहूदी हैं। The Netanyahu government doesn't care about imposing a cruel apartheid regime on the Palestinian population. It dismisses the costs of both sides for defending the settlements while fighting the Palestinian freedom fighter that Israel calls terrorists. In a sense, what is taking place now in the occupied territories and in part of Gaza is a second Nakba. A Palestinian state must be established. And the only way to achieve this, I think, is to apply sanctions against Israel, against the leaders who oppose it, and against the settlers. अब आप देखिए, यहाँ पर रुक के एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा जियोनिस्ट शब्द का एक इस्तेमाल होता है। जियोनिस्ट एक कट्टरपंथी विचारधारा है जिसको यहूदियों के नाम पर विदेशी ताकतों ने विकसित किया, जिसको पश्चिम ने बहुत बढ़ावा दिया। और ये समझिए कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो यहूदियों के नाम पर पूरी दुनिया में आतंक फैलाने की कोशिश करती है। पूरा का पूरा होटल अंग्रेज़ों से भरा हुआ जला दिया था इस विचारधारा के लोगों ने। कहीं से पूरी दुनिया के यहूदियों को इन लोगों ने इकट्ठा करके कहा इजराइल, बहुत सारी हिस्ट्री है, मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और दूसरा क्या है कि ये जो जियोनिस्ट रजीम है ये यहूदियों का रजीम नहीं है, कोई इसको ज्यूज़ रजीम नहीं कहता है। इसीलिए क्योंकि ज्यूज़ में और जियोनिस्ट में अंतर है। जैसे यहाँ पे लोग कहते हैं हिंदू नहीं, हिंदुत्व है। तो जो जियोनिस्ट हैं वो यहूदी हैं, ये कहना गलत है। जैसे यहाँ पे हम लोग कश्मीर में कोई आतंकवादी कुछ कर दे तो कहते हैं मुसलमान, कहीं कुछ हो जाए तो मुसलमान कहते हैं। उसी तरह से जैसे कि यहाँ पर भी अभी वो एक आदमी ने मान लीजिए कि कुछ कर दिया, या मस्जिद में कुछ लोग घुस गए, या कहीं अलग अलग घटनाएं आती हैं कि मंदिर ये हनुमान जयंती का जुलूस मस्जिद के सामने से निकाल रहे हैं, मस्जिद में तोड़ फोड़ की, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो हम कभी कहते हैं कि हिंदू ऐसा कर रहे हैं, कभी कहते हैं मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। और अब कम से कम जब ये मामला चल रहा है इजराइल वाला, तो बहुतायत में दुनिया के लोग यहूदियों को गलत बता रहे हैं। यहूदी ऐसे होते हैं, यहूदी वैसे होते हैं, यहूदियों ने ये किया हुआ है, यहूदियों ने फला चीज़ की हुई है, यहूदियों ने वो किया हुआ है। तो आप किसी एक पूरी कौम को मत सानिए। और यहूदियों के मामले में ये बात साबित होती है कि जितना आपने आवाज़ उठाई फ़िलिस्तीन के, गाज़ा के अधिकारों के लिए, उतना यहूदी भी उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो लंदन में जाके, विदेश में जाके एक सम्मेलन करके सच बयान कर रहे हैं अपने देश के बारे में। और इसके साथ साथ इसके कारण ये हुआ है कि एक बड़ा प्रतिबंध इनको झेलना पड़ रहा है इनके अखबार के ऊपर। इनके अखबार के विज्ञापन बंद करने का 2 दिन के अंदर ही ऐलान कर दिया गया, जो वहाँ का जो मंत्रालय है जो इस सब चीज़ों को देखता है। और उसमें कहा कि किसी प्रकार के प्रकाशन के सहयोग में हारेड्स को हम मदद नहीं देंगे। और यहाँ तक कि लोकल जो नेता हैं, तरह तरह के जियोनिस्ट नेता हैं वहाँ पर, उन्होंने भी उससे संबंध तोड़ लिया है। इस सम्मेलन में बहुत सारे दूसरे वक्ता भी थे जिन्होंने खुलकर फिलिस्तीन की आज़ादी मांगी।
मिक डेविस ने कहा कि इजराइल जो है उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो जियोनिस्ट हैं। इजराइल को खतरा बाहर से नहीं, इजराइल के अंदर के लोगों से है। लेबर पार्टी के हासिम फॉकनर ने इजराइल के हथियार निर्यात लाइसेंस को रोकने का समर्थन किया। जब ये बात आई तो उन्होंने कहा इसको नहीं देना चाहिए। इसके अलावा एहूद ओलमर्ट जो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, इजराइल जहां नेतन्याहू उस पोस्ट पे वो पहले थे, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से गाजा से तुरंत इजरायलियों को हट जाना चाहिए और 2 नेशन सॉल्यूशन की तरफ काम करना शुरू करना चाहिए। भारत भी 2 नेशन सॉल्यूशन का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2 नेशन सॉल्यूशन का ही रास्ता तजवीज़ किया था। सब उस पर दस्तखत कर चुके हैं। 2 राज्य हैं, एक इजराइल है और एक फ़िलिस्तीन है। दोनों स्वतंत्र राज्य हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन को इसने अपनी कॉलोनी की तरह, अपने गुलाम की तरह बना के रखा हुआ है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उससे वो लगातार इजराइल लड़ रहा है। तो ये चाहते हैं कि भैया अलग अलग देश दोनों को अधिकार दो और फ़िलिस्तीन को अलग देश बनाओ, जिसको जो वहाँ की जो सत्ताधारी विचारधारा है वो देशद्रोह मानती है। तो ये जब बात सामने आती है, इजराइल की सरकार का अपना तर्क है, भाई जिन लोगों ने जो है वो हमले किए हैं हमारे ऊपर उनको आप स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं और आपने जो 45-46 हज़ार लोग मार दिए उसकी कोई निंदा ना करें। तो बात यह है कि जब बात आती है दक्षिणपंथ और वामपंथ की, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच देखते हैं, सिर्फ सच, सही और गलत देखते हैं, ये नहीं देखते किसने किया। वो ये नहीं देखते कि मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा देश है, मेरी सरकार है। कम से कम हम लोगों को हिंदू धर्मशास्त्र में यही समझाया गया है। बहुत सारे न्याय हमने देखे जिसमें लोगों ने अपने बच्चों का भी किसी भी प्रकार से कोई लिहाज नहीं किया। याद कीजिए उस हिंदू राजा की कहानी जिसमें उसने एक कबूतर की जान बचाई और बाज ने कहा कि ये तो मेरा हक था शिकार, मैं भूखा हूँ तो मुझे खाना दो। तो उसने अपनी जांग का मांस काटकर उस बाघ को खिलाया था, ताकि उस बाज को खिलाया था ताकि उसके साथ भी अन्याय ना हो। इस तरह की कहानियाँ न्याय की अनेक इस देश में पड़ी हुई हैं। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी को चूंकि एक वरदान दिया था तो अपने बेटे को इतना दिल से प्यार करते थे, उसके बावजूद उन्होंने उसको वनवास में भेज दिया। क्यों? क्योंकि न्याय। हमारे देश में, हमारी दुनिया में हम हर जगह न्याय देखते हैं और जो न्याय को मानने वाले लोग हैं वो अपना पराया नहीं देखते हैं। जहाँ सापेक्षता आ जाती है वहाँ न्याय मर जाता है। हिंदू करे तो सही है, दूसरा फलां आदमी करे तो गलत है, भारतीय करे तो सही है, पाकिस्तानी करे गलत है। जहाँ ये धारणा आती है वहाँ आप न्याय से हट जाते हैं। तो ये जो लोग हैं ये कहते हैं देश मेरा हो या तेरा हो, सच तो सच है, गलत तो गलत है, और इसीलिए ये लोग लगातार आवाज़ उड़ा रहे हैं। लेकिन ये जो आवाज़ उठी है, हारेट्स अखबार की बगावत अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि जो इजराइल की दुनिया है, इजराइल का समाज है, वो हारेट्स को बहुत इज्जत की नज़र से देखता है। हारेट्स का उस देश में बहुत सम्मान है और इस अखबार की एक धाक है। और इसने पूरा, जब से ये आंदोलन, जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है, जब जहाँ जहाँ इजराइल ने गलत किया, एकमात्र अखबार था जो दम से आवाज़ उठाता था। आवाज़ दूसरे भी उठाते रहे हैं, जेरूसलम पोस्ट ने भी थोड़ी उठाई है, लेकिन जो इसने आवाज़ उठाई है वो अद्भुत है। और इसीलिए ये साफ दिखाई देता है कि अब नेतन्याहू जिस स्तर पे पहुंच गया है जुल्मों सितम के, वो इस स्तर तक है कि उनके अपने देश में अपने लोगों से भी देखा नहीं जा रहा। एक अखबार चलाना अपने आप में बड़ा चुनौती का काम है, एक अखबार को स्थापित करना अपने आप में बड़ा चुनौती का काम है। एक बड़ा कारोबार है, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे देश में आप एक कांपते हुए, हाँफते हुए डरपोक मीडिया को देख रहे होंगे जो सच को सच नहीं बोल पाता है, बल्कि एक दूसरी ही विद्या में जुट गया है, जो कहता है कि दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करो तो नेगेटिविटी नहीं है, गरीबों को टारगेट करो, किसानों को टारगेट करो, नेगेटिविटी नहीं है। अमीर गरीब को टारगेट करे, कोई किसान को टारगेट करे, कोई जाति के आधार पर भेदभाव करे तो नेगेटिविटी नहीं है।
सरकार के खिलाफ जाओगे तो नेगेटिविटी है। इस प्रकार की सोच का एक मीडिया हमारे देश में खड़ा हो गया है, और जहां पूरा मीडिया नतमस्तक है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ऐसी हालत में इजराइल जैसे देश में जो किसी भी हद तक जा रहा है, युद्ध घोषित कर रखा है, उस देश में जहां न्याय की भी आस नहीं है सरकार से, वहां पर एक अखबार का मालिक अपने अखबार के अस्तित्व को दांव पे लगा के अगर लड़ता है, तो ये इस बात की सबको इज्जत करनी चाहिए। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आज से कम यहूदियों को टारगेट करना लोग छोड़ देंगे। ना यहूदी बुरे होते हैं, ना मुसलमान बुरे होते हैं, ना ईसाई बुरे होते हैं, ना हिंदू बुरे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अलग से उसमें विचारधाराएं चुनते हैं, लोगों को भावनात्मक रूप से बहकाते हैं और उनका इस्तेमाल राजनीति में करते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा कंसेप्ट आप इसको समझ गए होंगे। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।